प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। या ये समझना है कि एक ऐसा ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है जमीन में, एक सीधा खड़ा है स्तंभ मतलब पोल। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पोल खड़ा है। और ये पोल का जो छाया है ना, इस पोल का जो छाया बन रहा है वो 4 मीटर का बन रहा है। कितना मीटर का? हाँ, जमीन में ही बनेगा भाई, छाया कहाँ बनेगा? जमीन में बनेगा। तो 6 मीटर का ये आपका पोल है और इसका छाया कितना मीटर का है? 4 मीटर का। अगर इसको हम लोग मिला दें और एक त्रिभुज बना दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। दूसरी बात, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जिस समय ये पोल का छाया बन रहा था होता है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, देखो टावर है, मीनार का मतलब क्या होता है? टावर है। अब टावर का भी छाया बन रहा है बगल में। टावर का भी क्या बन रहा है? छाया। तो टावर की छाया है तो एक टावर हुआ, इसका ये छाया हुआ। और अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो इससे एक त्रिभुज बनेगा। इसका भी यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ये मीनार का जो छाया है इसका लंबाई है 28 मीटर। और हमको ये पता करना है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा। ये वाला मीनार का ऊंचाई निकालना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग इसका नाम दे दें तो ये हो जाएगा ये ए बी और ये सी। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा स्तंभ का ऊंचाई और बी सी हो जाएगा स्तंभ का छाया की लंबाई। यहाँ हो जाएगा, अगर वो दे देते नाम पी क्यू आर तो बोलेंगे पी क्यू हो गया स्तंभ की लंबाई या बोलेंगे ऊंचाई, और क्यू आर हो गया इसी स्तंभ का छाया की लंबाई। समझ में आ रहा है इतना सब? अब यही चीज को हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है? कि माना कि हम लोग यहाँ पे मान लिए, नाम तो अपने ना दिए, या नाम तो नहीं दिया था, तो हम लोग अपने से दिए हैं कि जो ए बी है वो है स्तंभ का ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है? हाँ, स्तंभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। और जो बीसी है, बीसी क्या है? तो स्तंभ का है उसका छाया की लंबाई है, ठीक है? स्तंभ का छाया की लंबाई, राइट लिख देते हैं छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। और इसका लंबाई कितना है? 4 मीटर है। तो उस फोटो के आधार पे बात करेंगे तो पी क्यू क्या हो जाता है? मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। और ये दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। और जो क्यू आर है ना, मीनार की छाया की लंबाई, इसमें भी लिख देते इसका छाया की लंबाई। समझ में आ जाएगा कि मीनार का है या स्तंभ का है? मीनार की मतलब छाया की लंबाई। तो मीनार की छाया की लंबाई कितना है? 28 मीटर, ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले इन त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। क्योंकि जब समरूप हो जाएगा ना तो फिर हम लोग इसकी भुजाओं के अनुपात को लिखेंगे बराबर करके, और फिर हम लोग इस भुजा की लंबाई को निकाल लेंगे। तो हम लोग जब ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो इसका यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसका भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। और दूसरा, इस त्रिभुज का यहाँ का जो कोण होगा उन्नयन कोण बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो सूरज का रोशनी से बन रहा होगा या फिर किसी भी लाइट से बन रहा होगा, तो जिस समय ये बन रहा था इसका छाया, उसी समय इसका भी छाया बन रहा था। दोनों एक ही समय दोनों का छाया बन रहा था। और जब दोनों के एक ही समय छाया बन रहा होगा तो दोनों का यहाँ का जो बेस एंगल होगा ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो एंगल से तो मेरा समरूप हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं, प्रमाण में आते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग समरूप करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम लोग जान रहे हैं कि इस त्रिभुज का कोण भी उस
त्रिभुज का कोण Q के बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज का कोण C और इस त्रिभुज का कोण R दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही समय बना है। तो दोनों का जो उन्नयन कोण होगा, दोनों का जो अगर वहां से देखेंगे ऐसे, यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो दोनों का जो उन्नयन कोण होगा वो क्या बराबर होगा, और हाँ उन्नयन कोण दोनों का बराबर होगा। इसलिए लिखिए एक ही समय पर बना है, एक ही समय पर बना है, इसलिए दोनों बराबर है ना। तो ये दो को आ गया, मतलब लोग यहाँ पे कह सकते हैं अतः एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज जो ABC होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजा होता है उसका अनुपात बराबर हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं समरूप के बाद क्या कह सकते हैं कि इसका जो AB होगा तो इसका PQ के अनुपात लेना होगा, इसका जो BC होगा इसका QR के बराबर लेना होगा। और बात यहाँ ये चीज है कि चार में से तीन चीज हम लोग जान रहे हैं, चार को वैल्यू में से तीन को वैल्यू जान रहे हैं ना। जैसे AB भी जान रहे हैं कि 6 है, PQ नहीं जान रहे हैं, इसी को निकालना है। BC मालूम है, BC है ना 28 है, अच्छा सॉरी BC 4 है, हाँ BC 4 है, QR 28 है। अब लोग यहाँ तिरछा गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PQ को 4 से तो क्या बनेगा, 4 गुना PQ बनेगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 28 मिलेगा। हमको यहाँ से PQ निकालना है, 4 को गुना से वापस से भागा भेजना होगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा PQ इक्वल टू इधर हो जाएगा 6 गुना 28 और ये जो 4 है ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 4 का फॉर्म कटेगा 7 बार में, तो यहाँ से 6 × 7 आ रहा है और ये कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो PQ का मिलियन कितना हो जाएगा 42। ये PQ क्या था, PQ था मीनार का ऊंचाई। तो हम लोग को देखो ये निकालना भी था, है ना, ये था कि मीनार का ऊंचाई पता करना है, मीनार का ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार का ऊंचाई निकल गया 42 मीटर यानी 42 सेंटीमीटर। तो समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएं और समरूप के बाद हम लोग जानते हैं कि समरूपता त्रिभुज के परिभाषा से हम लोग भुजाओं के अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। बस भुजा के अनुपात को बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग पुट किए और पुट करने के बाद हम लोग का जो PQ था उसका लंबाई निकल गया। अब जो अगला सवाल इसमें ये दिया हुआ है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यका है ना। साफ साफ दे दिया, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का नाम भी दे दिया है, एक का ABC और दूसरा का PQR। तो पहले हम लोग इसका बना लेते हैं कि मान लीजिए मेरा ABC वाला है और ये मेरा PQR वाला। और दूसरी बात ये चीज है कि इसका जो माध्यक है जहां से इसका ये भी दिया हुआ माध्यक है ना, और इसका भी माध्यक दे दिया यहाँ से। अगर इसका हम लोग त्रिभुज का नाम दे रहे हैं तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। और इसका नाम देने बोला है AD क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है AD क्या है, माध्यक है। और इसमें क्या है PM माध्यक है, यानी यहाँ से P होगा, ये Q होगा, ये R होगा और ये M होगा। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि जो AD है वो माध्यक है, PM क्या है, माध्यक है। और माध्यक माने होता है कि जिस पर माध्यक जिस पर रेखा आ रहा है उस रेखाखंड को ये दो टुकड़ा में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटेगा। माध्यक का मतलब यही होता है कि अगर AD माध्यक है किस पर, BC पर, तो याद रखना BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे PM माध्यक है किस पर, QR पर, तो QR को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, इधर वाला ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो और जो कुछ दिया हुआ है देखो कि एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की क्या है, तो समरूप है। पहले लिख दिया समरूप है और हम लोग को दिखाना है देखो ये वाला, ये भुजा के अनुपात को बराबर दिखाना है। तो ये सब अगर हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज में तो पता चलता है कि ABPQ मतलब ये साइड वाला है और ADPM मतलब ये साइड वाला है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग को छोटा त्रिभुज, इस छोटा त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा,
इधर का त्रिभुज के समरूप दिखाना होगा। तो आते हैं हम लोग इसको समरूप दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो जो जानकारी हम लोग के पास है उसको पहले इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें को हम लोग दिया गया के अंदर लिखते हैं। दिया गया है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि एडी जो है और पीएम जो है, एडी और पीएम क्या है, तो याद रखना कि माध्यिका है। क्या है? हाँ, माध्यिकाएं हैं। और लोग मालूम है किसका माध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का है ना, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का। अगर ये माध्यिका है तो हम लोग एडी से ये अर्थ समझ में आएगा, अगर माध्यिका है एडी तो इसका मतलब ये होगा कि बी से डी का लंबाई, बी से डी का लंबाई मतलब बीडी लंबाई और जो इधर जो बीसी है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों क्या होगा, आधा के बराबर होगा। किसका? पूरा बीसी का। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये टुकड़ा, ये जो बीडी का टुकड़ा और ये जो सीडी का टुकड़ा दोनों तो बराबर होगा, लेकिन ये दोनों है क्या, चाहे इसके बारे में बोले चाहे इसके बारे में बोले, ये अपने आप में पूरा बीसी का ही तो आधा है, बीसी का ही तो आधा है। तो वही चीज हमें लिख देंगे कि बीडी क्या है, तो बीसी का ही आधा है। इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहेंगे कि बीडी बराबर 1/2 बीसी। अब इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2 बीडी इक्वल टू बीसी। ठीक ना, इतना बच जाएगा। अब जैसे ये बना है इस त्रिभुज का, वैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो क्यूएम होगा, क्यूएम क्या होगा, हाँ क्यूएम जो होगा तो लिख देते हैं 2 क्यूएम, तो इसकी जैसा जैसे इसको बीडी लिखे थे तो 2 बीडी बराबर क्या लिखे, पूरा बीसी। इस तरह क्यूएम बराबर क्या लिखेंगे, क्यूएम बराबर 2 क्यूएम बराबर लिखेंगे पूरा क्यूआर। ये दोनों को हम लोग मान लेते हैं फिलहाल समीकरण 1, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग को क्या दिया हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप भी दिया हुआ है। कौन कौन? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। हम लोग सब जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका अर्थ दो चीज निकलता है। पहला कि संगत कोण बराबर होगा और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो वही दोनों बात हम लोग लिखते हैं। पहले संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर लिखते हैं, इसका जो ए बी होगा उसका पी क्यू लेंगे, दूसरा उसका एसी जो होगा, इसका बीसी जो होगा, ठीक है, उसका क्यू आर होगा। इस त्रिभुज का जो एसी होगा उस त्रिभुज का पी आर के बराबर होगा। इतना तो होगा, प्लस एंगल भी बराबर होगा। जैसे एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, पूरा एंगल ए जो होगा पूरा एंगल पी के बराबर होगा, पूरा एंगल सी जो होगा पूरा एंगल आर के बराबर होगा। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये सब, तो ये सब जो लिख रहे हैं वो हम लोग इसके आधार पर लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं कि ये तो पहले दिया गया के अंदर लिखिए इतना सारा चीज, इसके अंदर दिया गया हुआ है उसके अंदर इतना सारा चीज लिखे। इसीलिए दिया गया लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का अर्थ को ही हम लोग समझते हुए अपना भाषा में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग सिद्ध करना क्या है उसको देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या है, तो ए बी बाई पी क्यू को बराबर सिद्ध करना है ए डी बाई पी एम। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इस चीज को बराबर दिखाने के लिए इधर वाला त्रिभुज यानी ए बी डी को और इधर वाला त्रिभुज यानी पी क्यू एम को समरूप दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसका दिया गया वाला का यूज करते हैं। जैसे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू जो है वो बराबर है मेरा बी सी बाई क्यू आर। किसके? बी सी बाई क्यू आर। ये हम कहां से लिखे हैं? दिया गया। ठीक है, दिख रहा है ना, तीनों बराबर है। हम बस दो का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा मेरा एसी इधर आ जाएगा और उसका हम लोग को उधर वाला त्रिभुज से हमको मतलब नहीं, हमको इधर वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है। इसीलिए इसका ये भुजा को लिए हैं ए बी, इसका फिलहाल अभी पूरा को लिए हैं।
है ना, क्योंकि अब पूरा पूरा बराबर था इसीलिए। अब हम लोग इसको बदल देते हैं। और को बदलेंगे कैसे, ये ए बी पी क्यू तो सही है, लेकिन यहाँ ध्यान जो बीसी दिख रहा है, दिख रहा हो बीसी दिख रहा है, बीसी किसके बराबर है, 2BD के। और यहाँ जो क्यू आर दिख रहा है तो क्यू आर किसके बराबर, 2QM के। अब इससे क्या होगा कि कट जाएगा, अभी कट जाएगा तो हमको दो भुजा मिल गया, ए बी पी क्यू, इसका ए बी वाला, इसका ए बी वाला, इसका पी क्यू वाला, और इसका बी डी वाला यानी ये वाला, इसका ये वाला क्यू एम, बी डी और क्यू एम। तो जब दो भुजा मिल गया, तीसरा हम लोग क्या लिख देते हैं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ भी दिया हुआ है कि एंगल बी किसके बराबर है, यहाँ एंगल हुआ इसके बराबर है ना, तो लिख सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, भी दिया गया है। तो हम लोग कौन सा नियम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दिख रहा है दो भुजा, नहीं ये भुजा ए बी पी क्यू और बी डी क्यू एम, दो भुजा यहाँ वाला और एंगल बी एंगल क्यू, मतलब दो भुजा एक कोण। तो नियम क्या कहता है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि एस ए एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज जो होगा ये वाला ए बी डी वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम। और याद रखना है कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका दो बात याद रखना है। पहला कि संगत कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा, और दूसरा इस त्रिभुज का जो संगत भुजा के अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो हम लोग को तो भुजा का अनुपात ना चाहिए, देखो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का हमको सीधे क्या करना है, भुजा का अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समरूपता की परिभाषा से, समरूपता की परिभाषा से हम लोग देखो भुजाओं के अनुपात कैसे बराबर लिखेंगे, इसका ए बी इसका पी क्यू बराबर हो जाएगा इसका ए डी इसका पी एम। और यही हम लोग को क्या करना था,